हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत थार्नडाइक के सिद्धांत की सीमाएं के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सीमाओं का अगर संक्षेप में अगर हम लोग अर्थ लें तो एक प्रकार से कहाँ वो सिद्धांत असफल होता है या किस सीमा तक यह सिद्धांत काम करता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। थार्नडाइक जो है, इन्होंने बताया, इनका जो अधिगम का सिद्धांत था व्यवहारवादी था। व्यवहारवादी का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है अपने व्यवहार के माध्यम से अपने जीवन में सीखता है, यानी व्यवहारिक गतिविधियों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सीखता है। इनके सिद्धांत का ये मूल सार तत्व था। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत की और स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया कि अगर आदमी कर्म करे और उस कर्म का कोई परिणाम न हो और कर्म करने के पहले या कर्म करने के दौरान या कर्म को निर्धारित करते समय अगर कोई उसका परिणाम न हो, कोई लक्ष्य न हो, कोई उद्दीपन न हो तो आदमी कार्य नहीं करता है। अर्थात इन्होंने ये बताया कि जैसे उदाहरण के लिए जैसे आप समझिए, जैसे आदमी को भूख लगती है, आदमी को क्या लगी, आवश्यकता हुई भूख की। अब भूख को कौन पूरा करेगा, भोजन। अब भोजन के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। यानी इन्होंने कहा कि जैसे ही कोई आवश्यकता या कोई समस्या, कोई इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही व्यक्ति क्या करता है, उसको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। और लक्ष्य को ही उन्होंने उद्दीपन कहा। लक्ष्य को ही उन्होंने क्या कहा, उद्दीपन कहा। यानी उस लक्ष्य से या उससे उद्दीप्त होकर के व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है। कर्म करता है तो व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है, यानी व्यवहार सीख जाता है, अधिगम हो जाता है। कहने का मतलब भोजन प्राप्त करने वाला जो व्यवहार था वह व्यवहार करेगा तब उसे भोजन मिलेगा। यानी कहने का मतलब जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी समस्या है, उसके कारण से हमारा क्या होता है, लक्ष्य बनता है। वो लक्ष्य क्या है, वो जो लक्ष्य बनता है उसी के लिए लोग क्रिया करते हैं, उसी के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। ऐसा इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारिक दृष्टिकोण से अधिगम के सिद्धांत को समझाते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे प्रत्यय भूल का सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत की जो आलोचनाएं की जाती हैं या इस सिद्धांत की सीमाएं हैं, तो पहली इसकी ये आलोचना की जाती है व्यक्तित्व की उपेक्षा। इन्होंने ये कहा कि जैसा उद्दीपन होगा, जैसा लक्ष्य होगा, उसी हिसाब से अनुक्रिया होगी, उसी हिसाब से उसका होगा, अधिगम होगा, सबका होगा। यानी अगर सबको भोजन चाहिए तो सब लोग भोजन के लिए प्रयास करेंगे, सब लोग समान रूप से अधिगम कर लेंगे। भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से क्या करेंगे, व्यवहार में परिवर्तन यानी अधिगम हो जाएगा। परंतु इनको इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि इन्होंने व्यक्तित्व की उपेक्षा कर दी। यानी व्यक्तित्व का अंदर कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि की क्षमता, रुचि की क्षमता, बुद्धि, योग्यता, क्षमता, अवधारणा, समझ, इच्छा में विभिन्न प्रकार की तीव्रता इत्यादि जो व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमको जो है अनुक्रिया या उद्दीपन को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके लिए नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है या हमारे लिए नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक व्यापारी के लिए नौकरी कुछ नहीं है। यानी बड़े व्यापारी के लिए नौकरी कुछ नहीं, नौकरी का मतलब नौकर। यानी इनके हिसाब से देखा जाए तो उद्दीपन के हिसाब से समान अनुक्रिया होना चाहिए, समान रूप से अधिगम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर व्यक्तित्व का देखा जाए तो इन्होंने पूरी तरह से उपेक्षा कर दी अपने सिद्धांत में व्याख्या करते समय। इन्होंने व्यक्तित्व को महत्व नहीं दिया, बल्कि किसको दिया, लक्ष्य को, और उसके अनुसार क्रिया को महत्व दिया, जिसको इन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया के माध्यम से सीखने की बात कही थी। दूसरा, अगर हम लोग इसकी आलोचना देखें इसके सिद्धांत की, तो उद्दीपन सबके लिए समान महत्व का नहीं होता। यानी लक्ष्य है, जैसे मैंने बताया, इन्होंने कहा कि उद्दीपन के माध्यम से अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया के माध्यम से लोग सीखते हैं, यानी समान रूप से सीखते हैं। लेकिन हकीकत बात है कि जो उद्दीपन है, जो लक्ष्य है, सबके लिए महत्व का नहीं होता। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा भूखा है तो उसके लिए उद्दीपन ज़्यादा महत्व का हो गया, लेकिन कोई आदमी थोड़ा बहुत भूखा है तो उसके लिए कुछ और उद्दीपन हो गया। और कोई आदमी जो है एकदम संतोषी टाइप का है तो भोजन नहीं मिला तो प्रयास नहीं करेगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो उद्दीपन है सबके लिए समान महत्व का नहीं होता। यानी यह व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण से इसका विभिन्न रूप देखने को मिलता है। जबकि इन्होंने क्या था, अपने सिद्धांत में उद्दीपन को समान महत्व सबके लिए बताया था।
यह इसकी आलोचना दूसरी की। तीसरे अगर आलोचना देखें, प्रभाव आवश्यक शर्त नहीं है। कहने का इन्होंने ये कहा कि जब प्रभाव का नियम जो मुख्य नियम है, तीसरा नियम प्रभाव का नियम में इन्होंने ये कहा था कि जब व्यक्ति अनुक्रिया करता है तो अनुक्रिया का अगर सकारात्मक प्रभाव आता है, अनुकूल प्रभाव आता है, तो वह क्या होता है, अधिगम तेजी से होता है और प्रभावशाली होता है। इन्होंने ये बात कहा। लेकिन हकीकत बात यह है कि इन्होंने प्रभाव की बात प्रक्रिया के दौरान ही कही, लेकिन सभी चीज़ों का परिणाम प्रक्रिया के दौरान ही आएगा ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी क्रिया है कि जो प्रक्रिया के अंत में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और कितने लोगों का ऐसा भी क्रिया होती है जिसका कार्य तो करते हैं लेकिन कभी भी उसका प्रभाव सकारात्मक नहीं, निगेटिव ही आता रहता है। अब जैसे अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर अगर रोगी का इलाज कर रहा है तो हर दवाई से सुधार हो, ये आवश्यक शर्त नहीं है। हो सकता है दवाई चल रही है, धीरे धीरे सुधार हो, यानी उसका प्रभाव धीरे धीरे, हो सकता है वो दवाई चल रही है बिल्कुल सुधार ना हो। तो यानी अधिगम की इन्होंने प्रभाव के नियम में व्याख्या ये की थी कि जो प्रभाव है प्रक्रिया के दौरान जब सकारात्मक, यानी जब लक्ष्य उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए कार्य हो रहा है तो कार्य के प्रत्येक स्तर पर अगर सकारात्मक प्रभाव आते हैं तो अधिगम अच्छा होता है। ऐसा हर जगह नहीं होता, इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। चौथा की अगर हम बात करें गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण या ये कहें संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, तो गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण का मतलब इन्होंने गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण जो है सूझ और बुद्धि के आधार पर जो है अधिगम की बात कही थी। ये इन लोगों का कहना ये था कि जो वास्तव में अगर देखा जाए तो आदमी उद्दीपन भले ही महत्वपूर्ण है, यानी लक्ष्य जो है भले ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार सीखता है, लक्ष्य के अनुसार नहीं सीखता है। लक्ष्य तो सबको मिल भी नहीं सकता, सबको मिल भी नहीं सकता, मिला भी तो सबके अंदर उस लक्ष्य के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। उन्होंने ये कहा कि वास्तव में जो व्यक्ति सीखता है वह अपने क्रिया के अनुभव, इस क्रिया के अनुभूति के आधार पर वह सीखता है, न कि उद्दीपन के आधार पर सीखता है। उद्दीपन तो मात्र एक हमारा मतलब एक केंद्र बिंदु है, और जबकि प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया हमारा अनुभव देती है। तो इन्होंने गेस्टाल्टवादी यानी बुद्धि के माध्यम से या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण वाले विचारकों का कहना यह है कि वास्तव में व्यक्ति प्रक्रिया के दौरान जो अनुभव होता है वही अनुभव अधिगम का कारण बनता है, न कि लक्ष्य। इस आधार पर इन्होंने आलोचना की। पांचवा अगर देखें तो उद्दीपन अनुक्रिया वास्तव में जो उद्दीपन और अनुक्रिया होता है, इन्होंने कहा समान व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगर कोई आदमी अनुक्रिया करता है तो वह लक्ष्य के अनुसार सीख लेता है, यानी जितने लोगों का अनुक्रिया होगा समान लक्ष्य के लिए तो समान रूप से सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता व्यवहार में। आदमी समान अनुक्रिया भले ही करे एक ही लक्ष्य के लिए, जैसे सब लोग नौकरी चाहते हैं। मान लीजिए एक प्रकार से उदाहरण लें तो सबको सर्विस चाहिए, तो सर्विस उद्दीपन हो गया। अब पढ़ाई क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। मान लीजिए सबको नौकरी भी लगी, लेकिन सबके अंदर समान योग्यता होगी ऐसा नहीं, योग्यता में क्या होगा, विभिन्नता होगी। तो इन्होंने क्या कहा था अपने सिद्धांत में कि अगर उद्दीपन और अनुक्रिया एक ही चीज़ के लिए है तो सबको समान अधिगम होगा, लेकिन समान अधिगम नहीं होगा। अधिगम में क्या होती है, भिन्नता होती है। इसका भी इन्होंने इस आधार पर भी इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगर हम छठा की बात करें तो व्यवहार से अधिगम अपूर्ण। याद रखिए कोई भी व्यवहार 100% सत्य नहीं होता, नहीं 100% सही नहीं होता। कोई भी व्यवहार 100% सही तरीके से नहीं हो पाता। ये इन्होंने कहा था कि व्यवहार के माध्यम से अधिगम पूर्ण होता है। वास्तव में व्यवहार के माध्यम से अधिगम पूरी तरह नहीं हो पाता, बल्कि अपूर्ण ही होता है, क्योंकि जब व्यवहार में कमियां हैं तो लक्ष्य भले ही मिल जाए, लक्ष्य का व्यवस्थित स्वरूप मिल पाना कठिन है, यानी लक्ष्य का हर पहलू प्राप्त हो ऐसा कठिन होता है। अतः व्यवहार के माध्यम से अधिगम, व्यवहार के माध्यम से लक्ष्य को व्यक्ति भले ही पा जाए, लेकिन उस व्यवहार में जब पूर्णता है नहीं तो लक्ष्य को भी पूरी तरह नहीं प्राप्त कर सकता। भले ही लोग IAS-PCS हो जाएं तो IAS-PCS तो जो जितने IAS-PCS है सबका समान रूप से नाम नहीं है, सबके व्यवहार अलग अलग हैं। ये जो अच्छे हैं उनका नाम पूरा भारत जानता है, जो भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण वाले हैं उसी हिसाब से उनका नाम वही लोग जानते होंगे जिनका काम पड़ता होगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि व्यवहार से
अधिगम जो होता है वह अधिगम सबको समान हो, पूरा हो, ऐसा नहीं है, अपूर्ण ही होता है। इन्होंने इस सिद्धांत में इस बात को भी जगह नहीं दिया, इसलिए इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। अगर हम 7वां की बात करें तो आंशिक एवं खंडस सिद्धांत। यह सिद्धांत सीखने का या अधिगम का एक अंश है, एक खंड है, न कि अधिगम का पूरा स्वरूप है। इन्होंने क्या कहा था अपने सिद्धांत में कि अधिगम का पूरा स्वरूप है। यदि हमारा उद्दीपन लक्ष्य अगर समान है, अनुक्रिया सबका समान है, तो अधिगम पूरा होगा। जबकि वास्तव में यह जो है इनका सिद्धांत जो है अधिगम यानी सीखने का एक अंश है, एक खंड है, पूर्णता नहीं है, बल्कि क्या है, एक खंड है। इन आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारा पिछला दोनों वीडियो आप देखे होंगे तो इस आलोचना के माध्यम से आप इस सिद्धांत की कमियां भी समझ गए होंगे। फिर भी इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत यानी प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के अंतर्गत बहुत कुछ सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार और सीखने की प्रक्रियाओं में व्यवस्थित स्वरूप का निर्माण करने संबंधी अनेक सुझाव, अनेक संदेश, अनेक समझने का आधार अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।